ध्वनि और लिपि। ध्वनियाँ मनुष्य और पशु दोनों की होती हैं। कुत्ते का भौंकना और बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना पशुओं के मुंह से निकली ध्वनियाँ हैं। ध्वनि निर्जीव वस्तुओं की भी होती है, जैसे जल का वेग, वस्तु का कंपन आदि। व्याकरण में केवल मनुष्य के मुंह से निकली या उच्चरित ध्वनियों पर विचार किया जाता है। मनुष्यों द्वारा उच्चरित ध्वनियाँ कई प्रकार की होती हैं। एक तो वे जो मनुष्य के किसी क्रिया विशेष से निकलती हैं, जैसे चलने की ध्वनि। दूसरी वे ध्वनियाँ हैं जो मनुष्य की अनिच्छित इच्छा क्रियाओं से उत्पन्न होती है, जैसे खर्राटे लेना या जम्भाई लेना। तीसरी वे हैं जिनका उत्पादन मनुष्य के स्वाभाविक कार्यों द्वारा होता है, जैसे कराहना। चौथी वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुंह से उच्चरित करता है। इन्हें हम वाणी या आवाज़ कहते हैं। पहली तीन प्रकार की ध्वनियाँ निरर्थक हैं। वाणी सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकती है। निरर्थक वाणी का प्रयोग सीटी बजाने या निरर्थक गाना गाने में हो सकता है। सार्थक वाणी को भाषा या शैली कहा जाता है। सार्थक वाणी को भाषा या शैली कहा जाता है। इसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं, धारणाओं अथवा अनुभवों को व्यक्त करते हैं। बोली शब्दों से बनती है और शब्द ध्वनियों के संयोग से। यद्यपि मनुष्य की शरीर रचना में समानता है, तथापि उनकी बोलियों या भाषाओं में विभिन्नता है। इतना ही नहीं, एक भाषा के स्थानीय रूपों में भी अंतर पाया जाता है, पर पशुओं की बोलियों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति मौखिक रूप से हुई। भाषाओं के लिखने की परिपाटी उनके निर्माण के बहुत बाद आरंभ हुई। यह तब हुआ जब मनुष्य को अपनी भावनाओं, विचारों और विश्वासों को सुरक्षित रखने की प्रबल इच्छा महसूस हुई। आरंभ में लिखने के लिए वाक्य सूचक चिन्हों से काम लिया गया और क्रमशः शब्द चिन्ह और ध्वनि चिन्ह बनने के बाद लिपियों का निर्माण हुआ। चिन्हों में परिवर्तन होते रहे। वर्तमान लिपियां चिन्हों के अंतिम रूप पर है, पर यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए वर्तमान काल में हिंदी लिपि में कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अपने लिपि चिन्ह हैं। हिंदी में लिपि चिन्ह देवनागरी के वर्णों का उल्लेख किया जा चुका है, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन है। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं, जैसे अ आ ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ। यही मात्रा आकार, हर्षिकार, दीर्घकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, री, एकार, ऐकार, ओकार, औकार जिसे कहते हैं। क में लगाए तो क, आकार लगाए तो का, हर्षिकार की, दीर्घकार की, हर्षुकार कु और दीर्घकार क में लगाने से कु, री लगाने से क्री, एकार लगाने से के, ऐकार लगाने से कै और ओकार लगाने से को, औकार लगाने से क हो जाता है। देवनागरी लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. अ के लिए कोई मात्रा निश्चित नहीं है। जब यह व्यंजन के साथ मिल जाता है तब व्यंजन के नीचे का चिन्ह नहीं लिखा जाता, जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क, तो क के नीचे हम कुछ नहीं लिखते। ख हलंत जोड़ अ बराबर ख, ग हलंत जोड़ अ बराबर ग। दूसरा आकार, आकार, ई हर्षिकार,
दीर्घकार ओकार ओ और औकार औ की मात्राएं व्यंजन के बाद जोड़ी जाती है। का, की, को, हर्षिकार की मात्रा व्यंजन के पहले, एकार और ऐकार की मात्राएं व्यंजन की ऊपर और उकार और उकार री की मात्राएं नीचे लगाई जाती है। तीसरी बात, र व्यंजन में उ और उ मात्राएं अन्य व्यंजनों की तरह न लगाई जाकर इस तरह लगाई जाती है, बीच में लगाई जाती है। र हलंत जोड़ उ रू, र के बीच में उसकी मात्रा लगाई जाती है। र हलंत जोड़ उ बराबर रू, मात्राएं बीच में, मात्रा बीच में। चौथा, अनुस्वार और विसर्ग क्रमशः स्वर के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे अ जोड़ अनुस्वार अंग, क जोड़ औ कंग, अ जोड़ विसर्ग अह, क जोड़ विसर्ग कह। 5, स्वरों की मात्राओं और अनुसार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार 12 खड़ी कहते हैं। जैसे क, का, की, कु, के, कै, को, कंग, कह। व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के। छ, अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं और शेष व्यंजन क, ख, ग, घ, च इत्यादि खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। सामान्यतः सभी वर्णों के सिरे पर एक एक आड़ी रेखा रहती है जो ध, झ और भ में कुछ तोड़ दी गई है। 7, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता तब दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। जैसे क हलंत जोड़ त हलंत अक्त, त हलंत जोड़ य त्य, क हलंत जोड़ ल क्ल। 8, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क चक्का, त पत्ता, न गन्ना, म सम्मान इत्यादि। हिंदी के एकाधिक रूप वाले शब्द हैं। हिंदी में अ को भी दूसरे ढंग से लिखते हैं, छ, भ, झ को झ, न, ल, त्र, त। र व्यंजन का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। श के साथ र लगाने से श हलंत जो रस्त्र, अंग, छ, य, ट, ठ, ड, द, न व्यंजनों को छोड़कर अन्य व्यंजनों के साथ जब र आता है तब वे व्यंजन आधे रूप में आते हैं। ऐसी स्थिति में र का यह रूप हो जाता है। जैसे प्रभात, क्रय, ग्राह्य। छ, ट, ठ, ड, ढ व्यंजन जब आधे या स्वर विहीन हो और उसके बाद र आए तब इन व्यंजनों के रूप के साथ र का रूप विकृत हो जाता है। जैसे ड्रम, ट्रेन। आधे र के लिए ऊर्ध्व रेफ चिन्ह का भी प्रयोग होता है। जैसे दर्द, गर्म, धर्म इत्यादि। हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। यह हिज्जे भी कहलाती है।
किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ समझी जाएगी। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने 1962 में जो उपयोगी और सर्वमान्य निर्णय लिए वे निम्नलिखित है। 1. हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़ शेष सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाएं। जैसे राम ने कहा स्त्री को, सर्वनाम में उसने, मुझसे, हममें, तुमसे, किस पर, आपको। अपवाद: यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उसमें पहला सर्वनाम से मिला हुआ हो और दूसरा अलग लिखा जाए। जैसे उसके लिए, इनमें से। ख. सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही तक आदि अव्यय का निपात हो तो विभक्ति अलग लिखी जाए। जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग रखी जाए। जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है। 3. तक, साथ आदि अव्यय अलग लिखे जाएं। जैसे आपके साथ, यहाँ तक। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे मिलाकर, रोकर, खाकर, सोकर। अगला, द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन योजक चिन्ह लगाया जाए। जैसे राम, लक्ष्मण, शिव, पार्वती आदि। 6. सा, जैसा आदि सारूप्यवाचकों के रूप हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तुम सा, राम जैसा, चाकू से, तीखे इत्यादि। 7. तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व। 8. अब प्रश्न उठता है कि ए और ए, य एकार ए और ए का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। यह प्रश्न न केवल विद्यार्थियों को बल्कि बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम में डालता है। जहाँ तक उच्चारण का प्रश्न है, दोनों के उच्चारण भेद इस प्रकार हैं। ये, य हलंत जोड़ ए, ये श्रुति रूप। तालव्य अर्धस्वर अंतस्थ जोड़ ये अग्र अर्ध संवृत दीर्घ स्वर। ये और ये का प्रयोग अव्यय, क्रिया और शब्दों के बहुवचन बनाने में होता है। ये प्रयोग क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में होते हैं। लोग इन्हें कई तरह से लिखते हैं। जैसे आई, आई, आए, आए, गई, गए, 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 हुआ, हुए, हुए इत्यादि। एक ही क्रिया की दो अक्षरी आज भी चल रही है। इस संबंध में कुछ आवश्यक नियम बनने चाहिए। कुछ नियम इस प्रकार स्थिर किए जा सकते हैं कि जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में या अंत में आता है उसके बहुवचन का रूप ये, और तदनुसार एक वचन स्त्रीलिंग में यौद्धिकार ई और बहुवचन में यौद्धिकार अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए गया, आया का स्त्रीलिंग में गई, गई होगा, गई और आई नहीं। इस प्रकार बहुवचन के रूप गए, आए होंगे, गए, आए नहीं। इस रीति से अन्य क्रियाओं के रूपों का निर्धारण करना चाहिए। जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है
उसके पुल्लिंग बहुवचन में ए होगा और स्त्रीलिंग एक वचन में ई तथा बहुवचन में ई होगा। हुआ का स्त्रीलिंग एक वचन हुई, बहुवचन हुई और पुल्लिंग बहुवचन हुए होगा। हुए, हुए, हुई, हुए आदि नहीं। दे, ले, पी, कर इन चार धातुओं को हर्ष इकार कर फिर दीर्घ करने पर और ये प्रत्यय लगाने पर उनकी विधि क्रियाएं इस प्रकार बनती है। दे, दी, जोर ज जोर इये दीजिए, ले, ली, जोर ज हलंत जोर इये लीजिए, पी, जोर ज जोर इये पीजिए, कर, की, जोर ज जोर इये कीजिए। अव्यय को पृथक रखने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए, जैसे इसलिए, चाहिए। संप्रदान विभक्ति के लिए में भी ए का व्यवहार होना चाहिए। राम के लिए, आम लाओ। अगला, विशेषण शब्द का अंत जैसा हो वैसा ही ए या ये का प्रयोग होना चाहिए, जैसे नया बहुवचन में नए और स्त्रीलिंग में नई। जाता हुआ आदि है तो बहुवचन में जाते हुए और स्त्रीलिंग में जाती हुई। इन नियमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भूतकालिक क्रियाओं में ईए का और अव्ययों में ए का प्रयोग होता है। विशेषण का रूप अंतिम वर्ण के अनुरूप ये या ये होना चाहिए। अच्छा यह होता कि दोनों के लिए कोई एक सामान्य नियम बनता। भारत सरकार की वर्तनी समिति ए के प्रयोग का समर्थन करती है। अगला, संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत वाला रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत का चिन्ह लुप्त हो चुका है उसमें हलंत लगाने की कोशिश न की जाए, जैसे महान, विद्वान, जगत, किंतु संधि या छंद समझाने की स्थिति हो तो उन्हें हलंत रूप में ही लिखना होगा, जैसे जगत जोरनाथ। 10 जहाँ वर्गों के पंचमाक्षर के बाद उसी के वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो वहाँ अनुसार का ही प्रयोग किया जाए, जैसे वंदना, नंद, नंदन, अंत, गंगा, संपादक आदि। अगला, नहीं, मैं, हैं, में इत्यादि के ऊपर लगी मात्राओं को छोड़कर शेष आवश्यक स्थानों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो हंस और हंस, अंगना और अंगना का अर्थभेद स्पष्ट नहीं होगा। अगला, अरबी फारसी के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है उन्हें हिंदी रूप में ही स्वीकार किया जाए, जैसे जरूर, कागज, किंतु जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाए ताकि उनका विदेशीपन स्पष्ट रहे, जैसे राज, नाज। अगला, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल। अगला, संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे स्वान्तः सुखाय, दुख। परंतु यदि उस शब्द के तद्भव में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे दुख, सुख। अगला, हिंदी में ऐ और औ का प्रयोग 2 प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए किया होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ है और आदि में हैं तथा दूसरे प्रकार की गवैया, कौआ आदि में। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों ऐ, ओ का प्रयोग किया जाए। गवैया, कवैया आदि संशोधनों की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए उसी तरह प्रयोग किया जाए। ठीक है, अच्छा लगा तो आप वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें। धन्यवाद।